हेलो दोस्तों, ऐसी ही मज़ेदार वीडियो सुनने के लिए मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जहां बाहर लगभग सभी लोगों को श्रेया प्रेसिडेंट की कुर्सी पर नामंजूर थी, वहीं अंदर मारिया श्रेया को होने वाले नुकसान और फ़ायदे के बारे में समझाने की कोशिश कर रही थी। मारिया ने पूरी बात श्रेया को समझाते हुए कहा, मैडम, रोहित ने हमें इस तरह के चारों ओर से घेर लिया है कि हमारे पास उसकी बात मानने के अलावा और कोई चारा नहीं है। अपने सामने रखी फाइल को गौर से देखने के बाद श्रेया ने बड़ी बड़ी आंखों से मारिया की ओर देखा और कहा, इसका मतलब यह है कि अगर हमने मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज से मिले सरप्लस ऑर्डर्स एक्सेप्ट नहीं किए तो हमारे पास जो सरप्लस स्टॉक है वो बर्बाद हो जाएगा और हमें बहुत बड़ा नुकसान उठाना होगा। अगर हम रोहित की बात मान लेते हैं तो हम इस बड़े नुकसान से बच सकते हैं, लेकिन फिर तो हम हमेशा के लिए नंबर 1 की पोजीशन हार सकते हैं और ये रोहित मारवा फिर से नंबर 1 पोजीशन हासिल कर लेगा। मेरे आकाश ने जो सपना देखा है उस सपने को छीनना चाहता है रोहित मारवा। मारवा अच्छी तरह से जानती थी कि श्रेया के शब्द ज़्यादा जहरीले थे, मगर श्रेया जो कुछ भी कह रही थी कहीं ना कहीं वो बिल्कुल सच था। रोहित मारवा ने जिस तरह का जाल मुलेरिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ के सामने फैलाया था, उससे यही लगता था कि रोहित ने कुछ करोड़ों का नुकसान करके मार्केट में खोई हुई अपनी नंबर 1 पोजीशन वापस हासिल करने की एक ज़बरदस्त प्लानिंग की थी। मारिया की पूरी बात सुनने के बाद श्रेया यहाँ वहाँ देखने लगी। मारिया ने जब श्रेया को देखा तब उसे ऐसा लग रहा था जैसे श्रेया किसी को ढूंढने की कोशिश कर रही थी, मगर वो उसे नज़र नहीं आ रहा था। मारिया ने अपना सर झुकाकर बड़ी ही पोलाइटली श्रेया से पूछा, मैडम, आप क्या सोच रही हैं? क्या किसी को ढूंढ रही हैं आप? मारिया की बात सुनते ही श्रेया अचानक ही एक झटके से मारिया को देखने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे श्रेया को अचानक ही किसी ने कच्ची नींद से जगाया था। श्रेया की आंखें काफ़ी मायूस और उदास लग रही थी। मारिया ने फिर से श्रेया को अपने ख्यालों से बाहर लाते हुए पूछा, मैडम, तो आपको क्या लगता है हमें क्या करना चाहिए? देखिए, मुझे तो लगता है कि कंपनी को नुकसान से बचाने के लिए हमें ये ऑर्डर एक्सेप्ट करना ही होगा। अगर हमने ये ऑर्डर एक्सेप्ट नहीं किया तो कंपनी को करोड़ों का नुकसान हो सकता है और आने वाले दिनों में मार्केट में हमारे इन्वेस्टर्स का हमसे भरोसा भी उठ सकता है। अभी अभी आकाश सर के साथ जो कुछ भी हुआ है उसके बाद अगर हमने तुरंत कंपनी में इतना बड़ा लॉस दिखाया तो बाज़ार में हमारी रेपुटेशन को एक बहुत बड़ा धक्का लग सकता है। अगर हम रोहित मारवा का ये प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेते हैं तो ज़रूर रोहित मारवा की कंपनी फिर से नंबर 1 पोजीशन पर आ जाएगी और हम नंबर 2 पोजीशन पर आ जाएंगे, मगर कम से कम हम इस नंबर 2 पोजीशन को संभालने के लायक रहेंगे। अगर हमने रोहित मारवा की इस शतरंज की चाल को मारने से मना कर दिया तो हो सकता है कि नंबर 2 तो छोड़िए, आने वाले कुछ दिनों में हमारी कंपनी को छोटी मोटी कंपनियों के साथ कंपटीशन करना भी भारी पड़ जाएगा। मारिया की बात सुनते ही श्रेया ने गुस्से से मारिया की ओर देखा। मारिया ने हालांकि जो कुछ भी कहा था वो सिर्फ अपनी चिंता में आकर कहा था, मगर मारिया भी जानती थी कि उसके ने जाने अनजाने में एक ऐसी बात कह दी थी जो प्रेसिडेंट को काफ़ी बुरी लग सकती थी। श्रेया फिर से यहाँ वहाँ देखने लगी। जब उसे कमरे में कोई नज़र नहीं आया तो उदास होकर श्रेया ने मारिया से पूछा, मारिया, हमारे पास फैसला लेने के लिए कितने दिन हैं? अपनी नज़रें झुकाते हुए मारिया ने फाइल में देखने के बाद कहा, हमारे पास ज़्यादा दिन नहीं है, आने वाले हफ्ते में हमें डिसीज़न लेना होगा। श्रेया की केबिन से बाहर जैसे सारे एम्प्लॉयज़ बगावत पर उतर गए थे। सभी लोगों को अपनी कंपनी के फ्यूचर को लेकर चिंता हो रही थी। कंपनी की फ्यूचर के साथ साथ अपना फ्यूचर भी जुड़ा था और उनके परिवारों का फ्यूचर भी उनसे जुड़ा था। इसलिए सभी एम्प्लॉयज़ ने मिलकर ये फैसला लिया था कि वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास जाकर एक ऑफिशियल नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट फाइल करेंगे। यह बड़ी बड़ी ऑफिस में एक स्ट्राइक हुआ करती थी जिसके जरिए एम्प्लॉयज़ अपने मैनेजमेंट की मनमानी को बढ़ने से रोक सकते थे। मैनेजमेंट भी इस तरह की स्ट्राइक का पावर अच्छी तरह से जानती थी। अगर बाजार में यह पता चले कि कंपनी में इस तरह की स्ट्राइक होने वाली है तो कंपनी की रेपुटेशन से लेकर कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी तक इफेक्ट हो सकती थी। एक सीनियर एम्प्लॉय ने सभी लोगों के बिहाफ पर एक बड़ा सा लेटर ड्राफ्ट किया और उसके नीचे सभी लोगों के डिजिटल सिग्नेचर ले लिए। इसके बाद एम्प्लॉयज़ के कुछ चुनिंदा सीनियर सब की मांग को लेकर सीनियर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के केबिन में गए। ईमेल पर भेजा हुआ पूरा ड्राफ्ट पढ़ने के बाद सीनियर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने कहा,
मुझे उम्मीद नहीं थी कि कंपनी जब ऐसे नाजुक मोड़ से गुजर रही है तब आप लोग इस तरह का कोई कदम उठाएंगे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सामने खड़े सारे एम्प्लॉयज़ बस अपना सर झुकाकर खड़े रहे। वो जानते थे कि कंपनी के ऐसे वक्त पर पुराने वफादार लोगों को कंपनी की ढाल बनकर खड़ा रहना चाहिए, मगर ऐसे वक्त में भी वो लोग कंपनी में इस तरह के मूवमेंट चलाकर कंपनी के मैनेजमेंट को एक तरह की धमकी दे रहे थे। परेशान बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने मन ही मन कुछ सोचने के बाद अपने सामने खड़े हुए सीनियर एग्जीक्यूटिव्स से कहा, देखिए, कोई भी डिसीजन मैं अकेला नहीं ले सकता। श्रेया जी को प्रेसिडेंटशिप की कुर्सी से हटाने का पावर मेरे पास नहीं है। मुझे बाकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ सलाह मशवरा करना पड़ेगा। श्रेया के पास इस वक्त लीगल अथॉरिटी है। लीगली उनके पास इस कंपनी के सबसे ज़्यादा शेयर्स हैं। अगर श्रेया को अपनी कुर्सी से कोई हटा सकता है तो वो सिर्फ अनिका जी हैं, जो इस वक्त उस कंडीशन में नहीं है कि वो इस तरह का कोई फैसला कर सके, क्योंकि कानून की नज़रों में भी एक ऐसा इंसान जिसे अपनी पुरानी ज़िंदगी के बारे में कुछ भी याद न हो, जो अपनी याददाश्त खो बैठा हो, वो इस तरह की लीगल डिसीजन नहीं ले सकता। इतना कहने के बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने आगे कहा, एनीवेज, मैं करण गुलेरिया से बात करूँगा, देखता हूँ क्या सॉल्यूशन निकल पाता है। मगर प्लीज़ तब तक मेरी आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है कि आप लोग जिस तरह इतने सालों से वफादारी से कंपनी का साथ निभा रहे हैं, आने वाले कुछ वक्त तक कंपनी का साथ उसी तरह से निभाते रहिए। अगर आप लोगों ने ही अपने हाथ खड़े कर दिए तो सोचिए, इतने सालों की मेहनत से हम सब ने मिलकर इस कंपनी को जहां पहुंचाया है, वहां से गिरने में जरा भी देर नहीं लगेगी। और क्या जिस कंपनी को आप लोगों ने इतना खून पसीना दिया है, उस कंपनी को गिरते हुए आप अपनी नज़रों से देख पाएंगे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की इस बात का कंपनी के एम्प्लॉयज़ के पास कोई जवाब नहीं था। वो बस अपना सर झुकाकर वहीं खड़े रहे। मगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी इतना जान चुके थे कि स्टाफ अपने मन ही मन सब कुछ तय करके आए थे। वो लोग शायद मन ही मन कंपनी की भलाई चाहते थे, और इसलिए वो लोग चाहते थे कि जल्द से जल्द श्रेया को अपनी पोजीशन से हटाकर उस पोजीशन पर किसी काबिल इंसान को बिठाया जा सके, जो कंपनी के हित में डिसीजन लेकर जल्द से जल्द कंपनी के डूबते हुए नाम को बचा सके। स्कूल से निकाले जाने के बाद विक्रम और मिट्ठू दिल्ली शहर लौट आए। रिया, अलेक्जेंडर और राजन की जो स्कूल थी वो दिल्ली शहर से 20 किलोमीटर की दूरी पर थी, और क्वार्टर्स में होने के कारण विक्रम और मिट्ठू का दिल्ली शहर के साथ नाता एक तरह से टूट चुका था। विक्रम दिल्ली से में कुछ साल पहले ही आया था। मिट्ठू की मां के गुजर जाने के बाद विक्रम ने दिल्ली आकर पहले तो एक छोटी सी स्कूल में मैथ्स के टीचर की नौकरी ली। वहाँ उसका परफॉर्मेंस अच्छा होने के कारण उसे स्कूल में एक के बाद एक प्रमोशन मिलते गए। फिर उसी स्कूल के एक सीनियर टीचर की नौकरी उस स्कूल में लगी जहाँ अनिका और रोहित के बच्चे पढ़ा करते थे। वहाँ के मैथ्स टीचर्स रिटायर हो गए थे, और इसलिए स्कूल को जल्द ही काबिल मैथ्स के टीचर की ज़रूरत थी, जो सोफिस्टिकेटेड और ऊंचे ख़ानदान के बच्चों को पढ़ाने वाले स्कूल में काम आ सके। इंटरव्यू में हर पहलू में विक्रम ने इंटरव्यू पैनल वालों की तारीफ़ें हासिल की, और इंटरव्यू के बाद पैनल ने तुरंत डिसाइड कर लिया कि विक्रम को उस नौकरी के लिए अपॉइंट कर देना चाहिए। जब विक्रम को नौकरी मिली थी तब उसके दिल में काफ़ी उम्मीदें जाग गई थी, क्योंकि स्कूल के नियम के मुताबिक विक्रम के बेटे को भी उसी स्कूल में एडमिशन दिलाया जा सकता था। जब मिट्ठू को स्कूल में एडमिशन मिला तब विक्रम के दिल में उम्मीदें काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। विक्रम की ज़िंदगी में बस एक ही ख्वाहिश थी कि किसी भी तरह से वो मिट्ठू का फ्यूचर सिक्योर कर सके, और मिट्टू को इतनी अच्छी स्कूल में एडमिशन मिलने का ये मतलब था कि आगे चलकर मिट्ठू अच्छे से अच्छे एजुकेशन पाकर अच्छी से अच्छी नौकरी पा सकेगा और अपने पैरों पर खड़ा हो सकेगा। मगर अब विक्रम और मिट्ठू के सपनों के आड़े सिर्फ एक नाम खड़ा था, और वो था रोहित मारवा। रोहित मारवा के परिवार की वजह से ही मिट्ठू और विक्रम को स्कूल से निकाल दिया गया था। दिल्ली लौटने के बाद विक्रम फिर से उस पुराने स्कूल में गए जहां वो पहले नौकरी किया करते थे। स्कूल के प्रिंसिपल ने विक्रम को जब कैबिन में बुलाया तब विक्रम को बड़े ही प्यार से अपनी चेयर के सामने वाली चेयर पर बैठाते हुए कहा, देखो विक्रम, तुम हमारे स्कूल के बेहतरीन टीचर्स में से एक हो। बल्कि मैं सच कहूँ तो तुम्हारे जाने के बाद मैंने तुम्हारी पोजीशन पर जिस टीचर को रखा था वो भी तुम्हारे जितना काबिल नहीं है। बच्चे तुम्हें आज भी याद करते हैं। तुम सबसे बेहतरीन टीचर्स में से एक हो, और इसलिए 2 साल पहले तुम्हें बेस्ट टीचर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी दिया गया था। मैंने जब तुम्हारी एप्लीकेशन पढ़ी तब मैं बहुत खुश हो गया कि तुम फिर से हमारे स्कूल ज्वाइन करना चाहते हो।
मगर मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इस बार मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकूंगा। मैं चाहकर भी तुम्हें ये नौकरी नहीं दे सकता। प्रिंसिपल की बात सुनकर विक्रम मायूस हो गया। विक्रम ने अपनी आंखें झुका दी। वो मन ही मन ये सोचने लगा कि शायद उसने कुछ महीनों पहले स्कूल छोड़ दी थी, इसलिए आज स्कूल ऐसे टीचर को वापस नहीं रखना चाहता था जिसने स्कूल को किसी और बड़ी स्कूल और बड़ी तनख्वाह के लिए छोड़ दिया। विक्रम के चेहरे पर मायूसी बढ़ते हुए देखकर प्रिंसिपल ने कहा, देखो तुम जो सोच रहे हो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये मत समझना कि तुमने हमारी स्कूल छोड़कर बड़ी स्कूल में नौकरी एक्सेप्ट कर ली थी इसलिए मैं तुम्हें अब नहीं ले रहा हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्रिंसिपल की बात सुनकर विक्रम हैरानी से प्रिंसिपल की ओर देखने लगा। विक्रम की हालत अच्छी तरह से समझते हुए प्रिंसिपल ने विक्रम से कहा, देखो विक्रम, मैं तुम्हें साफ साफ कह देता हूँ कि तुम उस बड़ी स्कूल से निकाले गए हो। ये बात अब तक बाकी सारे स्कूल में फैल चुकी है। क्या है कि आजकल की दुनिया में अगर कोई आदमी अपने काम में नाकाबिलियत की वजह से निकाला जाता है तो ये बात तो किसी को पता नहीं चलती, लेकिन अगर कोई आदमी पूरी काबिलियत होने के बावजूद किसी ऐसे कारण से निकाला जाता है जिससे स्कूल के आला अधिकारियों को या मैनेजमेंट को तकलीफ पहुंची हो तो ये बात आग की तरह फैल जाती है। विक्रम हैरानी से प्रिंसिपल की ओर देखने लगा। प्रिंसिपल ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए विक्रम से कहा, देखो वो मैं तुमसे कुछ छिपाना नहीं चाहता। बात दरअसल ये है कि वहाँ स्कूल में तुम्हारे और मिट्टू के साथ क्या हुआ था, ये बात अब तक सारी स्कूल की आग की तरह फैल चुकी है। देखो हम लाख कोशिश भी करें और ये कहें कि स्कूल एक विद्या का मंदिर है और यहाँ हमारे देश के भविष्य को शिक्षण दिया जाता है, लेकिन असलियत तो ये है कि हर एक चीज़ बिजनेस है और ये एजुकेशन भी आजकल सिर्फ बिजनेस बनकर रह गया है। चाहे हमारा स्कूल हो या कोई और स्कूल, सब कुछ पैसों का खेल बन चुका है, सारा बिजनेस है। और मैं तुम्हें ये एक बात अच्छी तरह से समझा देना चाहता हूँ कि इस एजुकेशन के बिजनेस में भी काफ़ी पैसे लगते हैं। इतना कहने के बाद प्रिंसिपल ने बात आगे बढ़ाते हुए कहा, हर चीज़ चलाने के लिए पैसे लगते हैं। बच्चों की फीस से तो स्कूल का मैनेजमेंट मुश्किल से निकल पाता है। इतनी बड़ी बड़ी तनख्वाह, टीचर्स की सैलरी और स्कूल को अपग्रेड करने के लिए बाकी जो खर्चे होते हैं वो सारा खर्चा मैनेजमेंट अपने इन्वेस्टर्स के जरिए स्कूल में ले आती है। और तुम तो अच्छी तरह से जानते हो कि जहाँ इन्वेस्टमेंट की बात आती है वहाँ सबसे ऊपर नाम अगर इस शहर में किसी का है तो वो है रोहित मारवा का। बात चाहे उस स्कूल की हो, सनशाइन इंटरनेशनल स्कूल की हो या हमारे स्कूल की, हर ट्रस्ट को, हर मैनेजमेंट को स्कूल चलाने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है। और हमारे शहर में बड़े से बड़ा ट्रस्टी हो या मैनेजमेंट का आला अधिकारी, सभी को रोहित मारवा की गुड बुक्स में रहना है। जैसे ही लोगों को इस बारे में पता चला कि रोहित मारवा के साथ तुम्हें नौकरी से निकालने का कुछ कनेक्शन है, सभी लोगों ने अपने अपने ग्रुप पर तुम्हारा नाम ब्लैकलिस्ट कर दिया है। इनफैक्ट मुझे आज सुबह ही हायर अथॉरिटी से एक ईमेल आया था जिसमें ये साफ तौर पर लिखा गया था कि अगर तुम वापस आकर अपनी नौकरी वापस मांगना चाहो तो मैं तुम्हें ना दूं, क्योंकि ऐसा करने से सीधा सीधा हमारे मैनेजमेंट के लिए रोहित मारवा से दुश्मनी मोल लेना है। इसलिए इस स्कूल में तो क्या मैं तुम्हें कहता हूँ कि दिल्ली के किसी भी स्कूल में तुम्हें नौकरी नहीं मिल सकती। प्रिंसिपल साहब की यह बात सुनकर विक्रम हैरान रह गए। प्रिंसिपल की बात सुनते ही विक्रम ने प्रिंसिपल साहब से कहा, अगर इस तरह मुझे कहीं भी नौकरी नहीं मिली तो मैं अपना और अपने बच्चे का। प्रिंसिपल ने साहब ने अपने हाथ से इशारे से विक्रम को आगे बोलने से रोकते हुए कहा, मैं अच्छी तरह से समझ पा रहा हूँ कि तुम क्या सोच रहे हो, और ये भी मत सोचना कि तुम्हारी इस मुश्किल वक्त में मैं तुम्हारे साथ खड़ा नहीं रहूँगा। मगर जहाँ बात रोहित मारवा की आती है तो हमारे मैनेजमेंट के लोग भी काफ़ी हेल्पलेस नज़र आते हैं। देखो मैं तुमसे वादा तो नहीं करता, मगर कुछ वक्त गुजर जाने दो, मैं इस मुसीबत से बाहर निकलने का कोई ना कोई सोल्यूशन ज़रूर निकालूंगा। मैं जानता हूँ कि तुम एक काबिल टीचर हो, एक बेहतरीन इंसान हो। तुम जैसे टीचर को टीचिंग लाइन से ज़्यादा देर दूर रखना नहीं चाहिए, इसमें तुमसे ज़्यादा बच्चों का नुकसान है। आई वुड लव टू हैव यू बैक ऑन द जॉब। तुम जब रिज़ाइन करके गए थे तब भी मुझे अच्छा नहीं लगा था। तो हाँ, मैं तुम्हारे भविष्य को लेकर तुम्हारे लिए काफ़ी खुश था, मगर मैं जानता था कि मैं और मेरा स्कूल एक काबिल टीचर को गंवा रहे हैं। विक्रम की समझ में नहीं आ रहा था कि वो प्रिंसिपल साहब की बात पर क्या रिएक्ट करे। उसे खुश होना चाहिए
या इस बात को लेकर दुखी होना चाहिए कि सारी काबिलियत और सारा एक्सपीरियंस होने के बावजूद सिर्फ और सिर्फ उसे इसलिए नौकरी नहीं मिल सकती थी क्योंकि उसने जाने अनजाने में मारवाड़ परिवार के एक सदस्य को नाराज किया था। प्रिंसिपल साहब को कैबिन के बाहर खड़ा मिट्ठू सब कुछ बड़े ही ध्यान से सुन रहा था। मिट्ठू को बार बार अपने किए पर शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, मगर साथ ही मिट्ठू को इस बात से भी आश्चर्य हो रहा था कि उसके हाथों में छुटी हुई उस गेंद उसके और उसके पापा की जिंदगी को इस कदर कैसे बिगाड़ सकती थी। मिट्ठू ये समझने की कोशिश कर रहा था कि क्या दो इंसान जिसे भगवान ने बिल्कुल एक जैसा बनाया होता है, दो आँख, एक नाक, दो कान, उनके बीच में इतना फर्क होता है। निराश और हताश विक्रम जैसे ही प्रिंसिपल साहब की कैबिन से बाहर निकला, उसने देखा कि मिट्ठू ठीक दरवाजे पर खड़ा था। बिना कुछ कहे विक्रम ने मिट्ठू का हाथ पकड़ा और उसे ऑफिस से बाहर ले जाने लगा। प्रिंसिपल ने ऑफिस में विक्रम के कई पुराने दोस्त उससे मिलने के लिए आगे आए रहे थे, मगर विक्रम अपना सर झुकाए ऑफिस से बाहर निकल गया। तभी लोग विक्रम का इस तरह का रिएक्शन देखकर काफ़ी हैरान हो गए। विक्रम स्वभाव से काफ़ी मिलनसार था, वो कभी किसी का अनादर नहीं करता था, मगर आज अपने दोस्तों को आगे आता हुआ देखने के बावजूद विक्रम अपना सर झुकाकर सबके बीच से रास्ता बनाते हुए निकल गया था। ये बात उन्हें काफ़ी अजीब लग रही थी। तभी एक स्टाफ मेंबर ने विक्रम की हालत समझते हुए बाकी लोगों से कहा, अरे भाई, अपने विक्रम के साथ बहुत बुरा हुआ है। खेलते खेलते मिट्ठू के हाथ से रोहित मारवा की बेटी को गेंद लग गई। बस उसके बाद क्या था, रोहित मारवा की नक्सड़ी बेटी ने पूरी स्कूल में वो हंगामा मचाया कि सारे मैनेजमेंट वाले दौड़कर स्कूल पहुंचे। अब रोहित मारवा की बेटी अगर चाहे तो किसी भी स्कूल के प्रिंसिपल से अपना बस्ता उठवा सकती है। विक्रम की नौकरी खा जाना उसके लिए कौन सी बड़ी बात है। बस उस नक्सड़ी लड़की ने प्रिंसिपल से शिकायत कर दी और कह दिया कि वो मिट्टू को स्कूल से निकलवा दे और विक्रम को नौकरी से निकाल दे। बेचारे दोनों बाप बेटे की किस्मत चमकते चमकते रह गई। यहाँ से जब गए थे तब ऐसा लग रहा था जैसे बाप के साथ साथ बेटे की भी कामयाबी की नई इमारतों की ऊंचाइयों को छुएगा, मगर अब तो ऐसा लग रहा है कि दोनों का भविष्य अंधेरे में धकेला जा चुका है, वो भी मिस्टर रोहित मारवा की वजह से। न तो वो खुद इतना ताकतवर होता, न तो उसकी बेटी नक्सड़ी होती, और न ही इन दोनों के साथ ऐसा कुछ हुआ होता। हालांकि विक्रम अपना सर झुकाए आगे चल रहा था और उसके कानों पर बाकी लोगों की बातें नहीं पड़ रही थी, मगर विक्रम के पीछे चल रहे मिट्टू सबकी बातें बड़े ही गौर से सुन रहा था। स्कूल के गेट से बाहर निकलने के बाद मिट्टू ने अपने पापा को रोकते हुए पूछा, पापा, अब हम कहाँ जाएंगे? मिट्टू की बात सुनते ही विक्रम अचानक जैसी अपने ख्याल से बाहर निकला। अपना होश संभालते हुए विक्रम ने अपने चेहरे पर अपना हाथ घुमाया और एक लंबी सांस अपने अंदर खींचते हुए मिट्टू से कहा, यहाँ चांदनी चौक के पास एक छोटा सा कमरा किराए पर लेने की बात कही है मैंने अपने एक दोस्त से। विक्रम के चेहरे पर काफ़ी मायूसी नजर आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि विक्रम अपने बेटे से कुछ कहना चाहता था, मगर उसे झिझक हो रही थी। विक्रम बार बार अपने ही ख्यालों में खो जा रहा था। वो मिट्टू से बात करना चाहता था, पर कुछ था जो उसे रोक रहा था। पर विक्रम जानता था कि ये बात वो जितनी जल्दी मिट्टू से कह देगा उसके लिए उतना ही अच्छा होगा। इस कारण विक्रम ने काफ़ी देर तक सोचने के बाद किसी तरह विक्रम ने अपने आप में हिम्मत भरी। उसके बाद विक्रम अपने घुटनों के बल बैठकर अपने बेटे के कंधे पर अपने दोनों हाथ रखकर कहने लगा, देखो बेटा, जब तक पापा को कहीं नौकरी नहीं मिल जाती हमें उस घर में एडजस्ट करना होगा। देखो, हम इस वक्त जहाँ जाने वाले हैं वो घर थोड़ा सा छोटा है और घर के आसपास ज़्यादा अच्छी फैसिलिटीज़ भी नहीं है। यहाँ तक कि टॉयलेट भी घर से कुछ मीटर दूर होगा। मगर एक बात है, वहाँ तुम्हारे साथ खेलने के लिए काफ़ी बच्चे होंगे। मिट्टू बस अपना सर झुकाए अपने पापा को देखता रहा। विक्रम ने कुछ देर बाद मिट्टू से कहा, देखो बेटा, अगर सच बताऊं तो हो सकता है कि कुछ दिनों तक तुम्हें वो घर बिल्कुल अच्छा नहीं लगे, आसपास का माहौल बिल्कुल अच्छा नहीं लगे, मगर मेरा यकीन मानना, धीरे धीरे तुम्हें वो माहौल अच्छा लगने लगेगा। वहाँ अच्छे लोग रहते हैं और फिर जब मुझे वापस दूसरी कोई नौकरी मिल जाएगी तो हम तुरंत किसी बड़े घर में शिफ्ट हो जाएंगे। विक्रम की बातें सुनकर मिट्टू की आंखों से आंसू बहने लगे। मिट्टू ने धीरे धीरे सिसकियां लेना शुरू कर दिया। तभी अचानक विक्रम ने मिट्टू के गालों से बहते हुए आंसुओं को पोंछकर पूछा, क्या हुआ मिट्टू, तुम रो क्यों रहे हो? देखो बेटा, मैंने तुमसे कहा ना, कुछ ही दिनों की बात है। मिट्टू ने अपने पापा की ओर देखकर कहा, पापा आप जहाँ ले जाएंगे
मैं वहीं चलूँगा। आप जो कहेंगे मैं वही करूँगा। मैं कोई नखरे नहीं करूँगा। मुझे जहाँ रहने को कहेंगे वहाँ रह लूँगा। जो खाने को मिल जाएगा खा लूँगा। ये कहने के बाद मिट्ठू ने अपनी दोनों बाहें विक्रम के गले में डाल दिया और विक्रम से जोर से लिपटते हुए कहा, आप जहाँ रहेंगे वहीं मैं रहूँगा पापा। बस आप मुझसे नाराज़ होकर मुझसे दूर मत चले जाइए जैसे मम्मी चली गई। मैं वादा करता हूँ कि मैं दोबारा से अच्छा लड़का बनकर रहूँगा। मैं आगे कभी किसी से बात भी नहीं करूँगा तो कोई मेरी शिकायत ही नहीं करेगा, और अगर कोई मेरी शिकायत नहीं करेगा तो आपको भी सज़ा नहीं मिलेगी। मिट्ठू के मन पर इतना गहरा प्रभाव हुआ था, ये बात विक्रम अभी तक नहीं जानता था। विक्रम ने मिट्ठू के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, देखो बेटा, जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। इंसान के साथ वही होता है जो उसकी किस्मत में लिखा होता है। हमारी किस्मत में कई बेहतर चीज़ें लिखी होंगी, इसलिए ऊपर वाले ने हमें उस रास्ते पर जाने से रोका जहाँ हमारी भलाई नहीं थी। हो सकता है दूसरा सही रास्ता मिलने में अभी कुछ वक्त लग जाए, मगर मेरा यकीन मानो वो रास्ता जरूर मिलेगा। बस तुम हिम्मत मत हारना। मैंने हमेशा तुम्हें यही सिखाया है ना, इंसान को किसी भी परिस्थिति में हिम्मत नहीं हारना चाहिए, क्योंकि जो इंसान हिम्मत से काम नहीं लेता वो कायर होता है। और तुम तो मेरे बहादुर बेटे हो ना। अपने पापा के मुंह से ऐसी बात सुनकर मिट्ठू के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसकी आंखें चमक उठी। मिट्ठू को भी अंदर से अब अच्छा लगने लगा। वो पूरी तरह से खुश तो नहीं था, मगर अब वो पहले के जैसे हताश नजर नहीं आ रहा था। अपने बेटे को इस तरह देखकर विक्रम को मन ही मन दुख हो रहा था, और वो अपना दुख मिट्ठू को नहीं दिखाना चाहता था। विक्रम अब समझ गया था कि मिट्ठू के मन में अब उस घटना ने घर कर लिया था। इस कारण वो अब मिट्ठू को और भी अच्छी तरह से रखना चाहता था। रोहित के प्रेसिडेंटल स्वीट के बाहर सख्त पहरा था। टॉप फ्लोर के नीचे के 2 फ्लोर पर हर एक कमरा रोहित के गार्ड्स को अलॉट कर दिया गया था, और दोनों फ्लोर्स पर काफ़ी सख्त पहरा था। पहरा इतना तेज था कि अगर कोई दुश्मन पहले तो होटल की स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी को तोड़कर अंदर आता है, तो होटल के मेन एंट्रेंस के बाहर इतनी सख्त सिक्योरिटी का पहरा था कि होटल लॉबी के अंदर दुश्मनों का पहुंचना नामुमकिन था। मगर किसी तरह दुश्मन और लॉबी के अंदर आ भी जाए तो रोहित तक पहुंचने के लिए उसे किले की तरह 2 मजबूत सुरक्षा कवच भेदकर टॉप फ्लोर पर पहुंचना होगा, जो ये कहा जा सकता था कि सबसे खतरनाक दुश्मन के लिए भी नामुमकिन था। प्रेसिडेंटल स्वीट के बाहर रोहित के सिक्योरिटी गार्ड काफ़ी अलर्ट होकर पहरा दे रहे थे। वहीं प्रेसिडेंटल स्वीट के अंदर से बच्चों को खिलखिलाने की और हंसने की आवाज़ें आ रही थी। रिया ने सबको मोबाइल गेमर बना दिया था, यहाँ तक कि रोहित, जिसे गेमिंग से सख्त नफरत थी, उसे भी रिया गेमिंग खेलने पर मजबूर कर दिया। रोहित, अनिका, अलेक्जेंडर आर्डन और रिया तीनों अपने हाथों में बड़ी बड़ी जॉयस्टिक पकड़कर बड़ी सी स्क्रीन की ओर देखकर एक ऐसी गेम खेल रहे थे जिसमें उन्हें फाइटर प्लेन के जरिए दुश्मन के अड्डों को बमबार्डिंग करके तहस नहस करना था। रोहित ने जब रिया की गेमिंग स्किल को देखा तो वो हैरान रह गया। रिया के लिए ये सब कुछ इतना आसान था जैसे कि किसी इंसान के लिए सांस लेना। रिया को न तो एफर्ट लगती थी और न ही रिया एक सेकंड के लिए भी कोई मूव करने से पहले सोचती थी। रोहित को आज तक रिया की इस गेमिंग की आदत से काफ़ी ज़्यादा नफरत थी, और रोहित और अनिका दोनों ही उसे ज़्यादातर गेम्स नहीं खेलने देते थे। मगर रिया की स्किल देखकर रोहित को मन ही मन अपनी बेटी पर फक्र होने लगा था। आज तक रोहित और अनिका ये सोचते आए थे कि रिया अगर पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं देती तो उसका फ्यूचर काफ़ी मुसीबत भरा हो सकता था। हालांकि रोहित और रिया दोनों ही अच्छी तरह से जानते थे कि अगर रिया पूरी ज़िंदगी कोई काम नहीं करती तब भी रोहित और अनिका के पास इतना कुछ था कि रिया अपनी ज़िंदगी न सिर्फ आराम से बल्कि ऐसो आराम से गुजार सकती थी। अचानक गेम खेल खेल कर थक चुके रोहित ने अपनी जॉयस्टिक नीचे रखी और सबसे कहा, बस भाई, बहुत गेम खेल ली, बहुत देर हो गई, हमें सो जाना चाहिए। काफ़ी रात हो चुकी थी और बच्चे भी अपने यूजुअल स्लीपिंग टाइम को 4 बजे पार कर चुके थे। जैसे ही रोहित ने यह बात कही, अलेक्जेंडर और आर्यन की आंखों में भी नींद साफ नजर आने लगी। उन दोनों को अचानक इस बात का एहसास हुआ कि खेलते वक्त कहाँ टाइम बीत गया, उन्हें भी समझ नहीं आ रहा था। तभी अलेक्जेंडर और आर्यन ने अपनी माँ से गुड नाइट कहा। रिया ने अनिका को लिपट कर कहा, गुड नाइट मम्मा, हम तीनों उस कमरे में जाते हैं, वो मेरा फेवरेट कमरा है। मैं, अलेक्जेंडर और आर्यन वहाँ सोएंगे और आप और पापा तो सामने वाले बेडरूम में सोइएगा। रिया की ये बात सुनकर अनिका हैरान हो गई।
शरारती रिया ने जानबूझकर ऐसी बात कही थी। रिया चाहती थी कि उसके मॉम और डैड पहले की तरह एक ही साथ रहें, और पहले की तरह अनिका भी रोहित से उतना ही प्यार करने लगे जितना रोहित अनिका से करता था। जैसे ही अनिका ने रिया के मुंह से ये सुना कि रोहित और अनिका को एक ही कमरे में रुकना था, अनिका के दिल की धड़कनें तेज हो गई। वैसे तो अनिका ने खुद तय किया था कि वो अपने फैमिली से जुड़ने की पूरी कोशिश करेगी और अपनी बीती जिंदगी में वो जिस तरह से रहती थी उसी तरह से रहने की कोशिश करेगी। मगर जब भी बात रोहित के साथ नज़दीकियाँ बढ़ाने की आती थी, अनिका काफ़ी अनकंफर्टेबल हो जाती थी। होश में आने के बाद रोहित के बारे में अनिका ने जो सबसे पहली चीज़ सुनी थी वो अपनी बहन जैसी बेस्ट फ्रेंड श्रेया के मुंह से ये थी कि रोहित अनिका के भाई का कातिल था। ये बात कहीं ना कहीं अनिका के जहन में गहरी छाप छोड़ चुकी थी। रिया की बात सुनते ही रोहित के चेहरे पर मुस्कान आ गई, मगर रोहित ने देखा कि अनिका के चेहरे पर काफ़ी घबराहट थी। रोहित ने एक लंबी सांस छोड़ते हुए अनिका के दोनों कंधों पर हाथ रखते हुए कहा, देखो अनिका, मैं तुम्हें ज़्यादा अनकंफर्टेबल नहीं करना चाहता। तुम चाहो तो बच्चों के साथ उनके रूम में सो सकती हो, मैं अकेला उस कमरे में सो जाऊंगा। अनिका बस यहाँ वहाँ देखती रही। उसे समझ नहीं आ रहा था कि रोहित की इस बात का क्या जवाब दे और उसे क्या रिएक्शन दे। रोहित ने अनिका के दोनों गालों पर अपना एक हाथ रखते हुए कहा, देखो अनिका, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम भी मुझसे बेहद प्यार करती हो। हालांकि पहले से तुम्हारा स्वभाव यही रहा है कि तुम अपने प्यार का इजहार आसानी से नहीं करती। तुम्हें जानकर ताज्जुब होगा कि हमारे रिलेशनशिप को इतने साल बीत गए, हम तीन बच्चों के माँ बाप हैं, मगर आज तक तुमने कभी मुझे आई लव यू नहीं कहा। रोहित की ये बात सुनकर अनिका हैरानी से रोहित की ओर देखने लगी। रोहित ने अनिका को उसके बारे में बेहतर समझाते हुए कहा, देखो, तुम उन लड़कियों में से हो जो अपने दिल की बातें खुलेआम सबके सामने जाहिर करना नहीं पसंद करती। तुम उन लड़कियों में से हो जिसे अगर कोई तकलीफ हो तो बस चुपचाप तकलीफ को सहन कर लेगी, बजाय इसके कि उस तकलीफ के बारे में ढिंढोरा पीटकर लोगों को यह बताने की कोशिश करे कि वह कितनी ज़्यादा तकलीफ में है और लोग आकर उसकी मदद करें। कमाल की बात है ना अनिका, अक्सर दो प्रेमी एक दूसरे से ये कहते हैं कि मैं तुम्हें तुमसे भी ज़्यादा बेहतर तरीके से जानता हूँ। कम से कम आज मैं ये कह सकता हूँ कि सचमुच मैं तुम्हें इतना प्यार करता हूँ कि मैं तुम्हें अपने आप से ज़्यादा जानता हूँ। रोहित की इस तरह की प्यारी प्यारी बातें सुनकर कहीं ना कहीं अनिका को लग रहा था कि जरूर श्रेया को रोहित के बारे में कोई गलतफहमी थी। मगर बात जब भी रोहित के नज़दीक बढ़ाने की आती तो अनिका काफ़ी अनकंफर्टेबल हो जाती। बच्चों को और अनिका को उनके बेडरूम में छोड़ने के बाद रोहित ने बेडरूम का दरवाज़ा बाहर से बंद किया और बालकनी की ओर चला गया। बालकनी में जाने के बाद रोहित ने अपने जेब से सिगार का एक बड़ा सा बक्सा निकाला और सिगार जलाते हुए आसमान की ओर देखकर वो सोचने लगा। जब सुबह अनिका की बेडरूम में आँख खुली तो अनिका ने देखा तीनों बच्चे गहरी नींद में सोए थे। अनिका पूरी तरह से बदल चुकी थी। अनिका जब से अपनी यादाश्त खो चुकी थी, ऐसा लग रहा था कि अनिका की नींद की बीमारी भी उससे कोसों दूर हो गई थी। सुबह के 6 बजे थे। अनिका की आंखें खुल चुकी थी। कमरे में अनिका अकेली जाग रही थी। कुछ देर कमरे में यहाँ वहाँ टहलने के बाद अनिका को कमरे के अंदर कुछ घटन सी महसूस होने लगी थी। अनिका न तो पर्दे खोल सकती थी और न ही टीवी चला सकती थी। अनिका जानती थी कि तीनों बच्चे गहरी नींद में सोए थे और स्कूल से इतनी दूर आने के बाद अनिका भी नहीं चाहती थी कि बच्चों को फिर से सुबह सुबह जल्दी जगाया जाए। अनिका चाहती थी कि बच्चे अपने वेकेशन को एंजॉय करें। इसलिए शावर लेने के बाद अनिका ने तय किया वो कमरे से बाहर निकलकर टाइम पास करने का कोई और जरिया ढूंढेगी। जब अनिका धीरे से बेडरूम से बाहर निकली तो अनिका ने देखा प्रेसिडेंटल स्वीट पूरी तरह से सजाया गया है। डाइनिंग टेबल पर सुबह का ब्रेकफास्ट लगा था। ऐसा लग रहा था जैसे देश विदेश की हर डिश को छोटे छोटे पोर्शन में टेबल पर सजाया गया था। रात को सोने से पहले ही रोहित ने अपने स्टाफ मेंबर से कह दिया था कि सुबह के वक्त मास्टर की का इस्तेमाल करके नाश्ते की टेबल को सजा दिया जाए, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह रोहित और बच्चों को पसंद था। अनिका की फेवरेट डिशेज भी टेबल पर सजाई गई थी। मगर अफसोस की बात ये थी कि खुद अनिका नहीं जानती थी कि नाश्ते में उसे सबसे ज़्यादा क्या पसंद था। मगर जैसे ही अनिका की नज़र एक्सोटेड बॉइल्ड वेजिटेबल पर पड़ी, अनिका ने बिना सोचे कुछ वेजिटेबल्स अपनी प्लेट में लिए और चीज़ ब्रेड और बटर के साथ नाश्ता करना शुरू किया। उसी डाइनिंग टेबल पर चाय का
एक बड़ा सा पॉट भी रखा गया था और साथ में बच्चों के लिए दूध और जूस भी रखे गए थे। अनिका ने कुछ देर तक नाश्ता किया और फिर चाय पीने के बाद कमरे में फिर से यहाँ वहाँ टहलने लगी। सुबह के 7:30 बजने वाले थे, मगर अभी कोई जागा नहीं था और न ही अनिका को उम्मीद थी कि कोई इतनी जल्दी जागेगा। अनिका जब बालकनी में गई तब अनिका ने देखा कि प्रेसिडेंटल स्वीट की बालकनी में लगभग पूरा का पूरा मनाली नजर आ रहा था। पहाड़ों के बीच बना सुंदर शहर मनाली आसपास बर्फ की सफेद चादर से ढके हुए थे। बालकनी में खड़े अनिका को हल्की हल्की ठंड भी महसूस होने लगी थी। जब भी हवाएं चलती तो अनिका अपने दोनों हाथ समेटकर अपने शरीर को गर्माहट देने की कोशिश करती। कुछ देर बालकनी में खड़े होने के बाद अनिका को एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। अनिका कई दिनों से चार दीवार के भीतर अपनी जिंदगी गुजार रही थी। तभी अनिका के दिमाग में ख्याल आया। अनिका प्रेसिडेंटल स्वीट के मेन डोर पर गई। जैसे ही अनिका ने धीरे से मेन डोर का दरवाजा खोला, अनिका ने देखा कि सिक्योरिटी की एक बड़ी सी टीम प्रेसिडेंटल स्वीट के बाहर पहरा दे रही थी। जैसे ही एक सिक्योरिटी गार्ड ने अनिका को दरवाजे पर देखा, उस गार्ड ने अनिका के पास आते हुए उसे सैल्यूट किया और कहा, यस मैडम, क्या आपको कुछ चाहिए? इतनी सारी सिक्योरिटी को देखकर अनिका को खुद भी घबराहट महसूस होने लगी थी, मगर अनिका इतना तो अच्छी तरह से जान चुकी थी कि वो कोई मामूली फैमिली से बिलोंग नहीं करती थी और अनिका और उसके परिवार पर कई किस्म के खतरे थे। अनिका ने उस यूनिफॉर्म में बड़े खड़े सिक्योरिटी गार्ड से कहा, मैं कुछ देर के लिए कमरे से बाहर जाना चाहती हूँ। सिक्योरिटी गार्ड ने जैसे ही अनिका की आवाज़ सुनी, वो हैरान रह गया। वो अनिका के पीछे कहीं न कहीं रोहित को ढूंढने लगा। जब अनिका को इस बात का एहसास हुआ कि सिक्योरिटी गार्ड रोहित का इंतजार कर रहे थे, तो उनकी आंखों में आए सवालों का जवाब देते हुए अनिका ने कहा, वो इस वक्त अपने कमरे में सो रहे हैं और मुझे लगता है कि इस वक्त उन्हें जगाना सही नहीं रहेगा। सिक्योरिटी गार्ड भी अनिका की इस बात को सुनकर काफ़ी कंफ्यूज नजर आने लगे थे। तभी एक सीनियर सिक्योरिटी गार्ड ने अनिका के पास आकर कहा, मैडम, मुझे लगता है कि आपको सर के जागने का इंतज़ार करना चाहिए। उसके बाद सर आपको जहाँ भी कहेंगे वहाँ ले जाएंगे। सिक्योरिटी गार्ड अनिका की नाजुक हालत अभी अच्छी तरह से समझ पा रहे थे और इसलिए कहीं ना कहीं सिक्योरिटी गार्ड ये भी जानते थे कि इस वक्त रोहित को जगाना भी सही नहीं होगा और अनिका को अकेले बाहर जाने देना भी सही नहीं रहेगा। ऐसे में बेस्ट ऑप्शन यही था कि अनिका रोहित के जागने का इंतज़ार करे। मगर वो सीनियर सिक्योरिटी गार्ड की बात सुनने के बाद अनिका ने पीछे मुड़कर देखा और कुछ देर तक अपने मन ही मन सोचने के बाद कहा, हो सकता है कि उनको जागने में काफ़ी लेट हो जाए, क्योंकि वो और बच्चे काफ़ी देर रात तक गेम खेल रहे थे। अनिका की इस बात पर सिक्योरिटी गार्ड हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो अनिका को कमरे से बाहर जाने की इजाज़त दें या नहीं। तभी अनिका ने सीनियर सिक्योरिटी गार्ड की ओर देखकर कहा, मुझे घर में बहुत बेचैनी हो रही है, कुछ देर में कमरे से बाहर निकलकर टहलना चाहती हूँ। अनिका की बातें सुनने के बाद सिक्योरिटी गार्ड और भी ज़्यादा हैरान नजर आने लगे थे। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि अपने मालिक के दिए गए इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें या मालकिन ने अभी अभी उन्हें जो इंस्ट्रक्शन दी थी उन्हें फॉलो करें। मालिक के इंस्ट्रक्शन और मालिक की रिक्वेस्ट के आगे सारे के सारे सिक्योरिटी गार्ड काफ़ी बेबस और कंफ्यूज नज़र आ रहे थे। तभी सीनियर सिक्योरिटी गार्ड ने मन ही मन को सोचने के बाद कहा, ठीक है मैडम, आप होटल के क्लब हाउस में जाकर टहल सकती हैं। मैं आपके साथ कुछ सिक्योरिटी गार्ड भिजवा देता हूँ। उस सीनियर सिक्योरिटी गार्ड को अपनी सिक्योरिटी पर पूरा कॉन्फिडेंस था। वो अच्छी तरह से जानता था कि रोहित को इस तरह कच्ची नींद से जगाना भी सही नहीं होगा और वो ये भी अच्छी तरह से जानता था कि अगर अनिका को चारदीवारी के अंदर बेचैनी महसूस हो रही थी तो उसे क्लब हाउस में कुछ देर टहलने दिया जाने के लिए कोई हर्ज भी नहीं था। आखिर पूरी की पूरी होटल में रोहित के सिक्योरिटी गार्ड ने सिक्योरिटी तैनात कर रखी थी और इतनी बड़ी सिक्योरिटी टीम के बीच अनिका बिल्कुल सेफ थी। इस बात का भी कॉन्फिडेंस उस सीनियर सिक्योरिटी गार्ड को था। सीनियर गार्ड की परमिशन मिलते ही अनिका ने बड़े ही धीरे से रेजिडेंटल स्वीट का बड़ा सा दरवाजा बंद किया और गार्ड्स की देखरेख में आगे बढ़ने लगी। सिक्योरिटी गार्ड अनिका को एलिवेटर से नीचे चौथी मंजिल पर बने क्लब हाउस में ले गए। जब क्लब हाउस में लिफ्ट का दरवाजा खुला तो अनिका ने देखा कि क्लब हाउस काफ़ी बड़ा और आलीशान क्लब हाउस था, जहाँ तरह तरह के स्पोर्ट, जिम और इंडोर आउटडोर एक्टिविटीज़ के इंतज़ाम नज़र आ रहे थे। होटल पैराडाइज इंटरनेशनल का क्लब हाउस लगभग उसी क्लब हाउस जैसा था जैसा मारवा हाउस में रोहित ने अपने पर्सनल यूज़ के लिए बनवाया था। हर चीज़ का खास ध्यान रखा गया था, गेमिंग के इक्विपमेंट से लेकर
स्विमिंग पूल तक सारे का सारा इंतज़ाम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को ध्यान रखते हुए किया गया था। यहाँ तक कि यह भी कहा जाता था कि होटल पैराडाइज इंटरनेशनल की कुछ कुछ बातें इंटरनेशनल गेस्ट के लिए भी चौंकाने वाली थी। कई बड़े बड़े वीवीआईपी इंटरनेशनल गेस्ट वहाँ रुकने के बाद ही कह चुके थे कि उन्होंने इतना बेहतरीन इंतज़ाम और इतनी लग्जीरियस होटल दुनिया में कहीं नहीं देखी। रोहित और मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ का यही मकसद था कि अपने क्लाइंट को बेहतरीन से बेहतरीन क्वालिटी ऑफर करके उन्हें हमेशा हमेशा के लिए अपना मुरीद बना लिया जाए, ताकि वह लोग कभी चाहकर भी उन्हें छोड़कर जाने के बारे में ना सोचें। एक बड़े और आलीशान स्विमिंग पूल के आसपास एक छोटा सा जॉगिंग ट्रैक बनाया गया था। पूरे के पूरे क्लब हाउस में कहीं कोई नज़र नहीं आ रहा था। सुबह का वक्त था और होटल के ज़्यादातर गेस्ट देर रात पार्टी करके अपने अपने कमरे में सोए हुए थे। स्विमिंग पूल के आसपास बिछे ट्रैक पर धीरे धीरे चलते हुए अनिका सुबह की ठंडी हवा का लुत्फ उठा रही थी। तभी अचानक अनिका के कानों पर एक आवाज़ पड़ी, हेलो मिस अनिका।